हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन लेके आए हैं जो 70वीं बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के सेक्शन में। शॉर्ट क्वेश्चन को आपके सामने मैं लिख के दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था, कैसे आंसर लिखना था, वो भी कम शब्दों में, प्रिसाइज फॉर्मेट में, कौन कौन सा डायग्राम्स यूज करने हैं, कौन कौन सा कमेटी रिपोर्ट का नाम यूज करना है, कौन कौन सा की टर्मिनोलॉजीज यूज करने हैं ताकि आपके मार्क्स बढ़ें, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, वो लाइव। कोई रेडीमेड आंसर मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, आपके सामने मैं लाइव इसको लिख कर दिखाऊंगा ताकि आप भी रियल टाइम फील ले पाएं एग्जाम में कैसे लिखना होता है। जो लिख चुके हैं एग्जामिनेशन उनके लिए भी हेल्पफुल है बिकॉज दे कैन कंपेयर व्हाट दे हैव रिटन इन द एग्जामिनेशन। जो उन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए भी हेल्पफुल है बिकॉज दे कैन नो कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। तो माई सेल्फ प्रज्ञेश, मैंने ऑलरेडी यूपीएससी की मीन्स परीक्षा 5 बार दिया हुआ है, इंटरव्यू में यहाँ पे हुआ हूँ। एक्स जीएसटी में जीएसटी इंस्पेक्टर था पहले, मैंने वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है। अच्छा कैसी मेरे पास टीचिंग और मेंटरिंग का एक्सपीरियंस है। सो बहुत सारी कॉपीज देखे हैं मैंने, बच्चों के बहुत सारे मैंने आंसर्स देखे हैं। सो आई कैन हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर यूपीएससी और बीपीएससी डिमांड्स और बच्चे कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। आप इसका इंट्रोडक्शन में क्या देंगे, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख देंगे, आर्टिकल 32 में बारे में लिखेंगे क्या। यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन चाहिए। सो व्हाट यू राइट इन इंट्रोडक्शन जो एग्जामिनर कैची लगे। आप सीधा ये लिखेंगे कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लीगल रेमेडीज के बारे में बात करता है। सिर्फ यहां से लिख के शुरुआत करेंगे तो सब लिखेगा। या फिर आप ये लिखेंगे कि आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये सारे जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर्टिकल 32 का बेसिकली कोर एसेंस क्या है। आर्टिकल 32 का जो कोर एसेंस है वो कोर एसेंस है आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना। मतलब आपका फंडामेंटल राइट में जो सबसे मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है जस्टिशिएबल है। मतलब इसका अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में इसको डायरेक्टली इन्फोर्स करा सकता है। सो बेसिकली राइट्स को डायरेक्टली इन्फोर्स कराना। और राइट्स होता किस चीज के लिए सर? राइट्स होता है जो आपको स्टेट के अथॉरिटेटिव नेचर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। राइट्स होता क्या? राइट्स एक इंटाइटलमेंट है कि आपको इस वे में जीने का पूर्ण अधिकार है। इट इज एन इंटाइटलमेंट जो कोई छीन नहीं सकता, नॉट इवन स्टेट। सो इस एसेंस को कौन करता है? इस एसेंस को मेंटेन, इसका स्पिरिट को कौन मेंटेन करता है? आर्टिकल 32। और ये जो राइट्स है, ये राइट्स कर क्या रहा है? स्टेट चाह के भी आपके राइट्स को हटा नहीं सकता, आपके कुछ जो संविधान से प्रदत्त है उसको छीन नहीं सकता। मतलब ये स्टेट के अथॉरिटी के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है। स्टेट मनमौजी से काम नहीं कर सकता, मनमानी से। तो स्टेट के अथॉरिटी के ऊपर लिमिट लगा रहा है। जब लिमिट लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर में लिमिट लगाया जाता है या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, इसको हम बोलते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो आर्टिकल 32 अगर मैं हार्ट एंड सोल कहूं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा जो आर्टिकल 32 का एसेंस पे वार करे। मैं डायरेक्टली इसको बिल्कुल ये बोल बच्चों से स्टार्ट नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट डायरेक्टली हिटिंग ऑन द एसेंस। आई विल राइट समथिंग लाइक दिस। डॉक्टर B.R. Ambedkar called Article 32 as the heart and soul of the Constitution, as it guarantees the enforceability of fundamental rights, transforming them from moral ideals into legally binding entitlements under the doctrine of constitutionalism.
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो ये तो मैं लेके आऊंगा और ये भी लेके आऊंगा कि लीगली बाइंडिंग इंटाइटलमेंट्स, और इन दोनों को मैं अंडरलाइन भी करूंगा क्योंकि यही मेरा की है। अब मैं डालूंगा एक हेडिंग। अब मैं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्कोप। अब यहाँ पे चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें बहुत मैं लंबे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली मेक ए मैप, ठीक है। एक इसमें मैं छोटा सा बनाऊंगा आर्टिकल 32, ठीक है, एक रफ सा डायग्राम, और आर्टिकल 32 रिट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इसमें मुझे एक्सपैंड नहीं करना है। आई विल राइट डायरेक्टली हैबियस कॉर्पस। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं। टेक्निकल टर्म देखते ही यहाँ पे अगर नहीं लिख रहे हो तो नंबर कट रहा है, 2 नंबर सीधा कट रहा है। सो यू नीड टू राइट टेक्निकल टर्म, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड लास्ट में क्यूआरएनटू। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं तो सबके छोटे आप इसमें एक्सप्लेनेशन डाल दो। जैसे हैबियस कॉर्पस, हैविंग द बॉडी, यहीं पे नीचे हैविंग द बॉडी। मैंडेमस किस लिए होता है? टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी। और ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, सर्शियरी, क्वैशिंग द अनलॉफुल एक्ट, प्रोहिबिशन क्या करते हैं हम? जो नीचे वाले कोर्ट है उसको हम रोकते हैं। तो रिस्ट्रेन इंफीरियर कोर्ट, एंड क्यूआरएनटू चैलेंजिंग द अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में सर बैठे हैं, चैलेंज द अथॉरिटी। अब ये जब मेरा टेबल बन गया तो मैं इसको एक बॉक्स में जरूर डालूंगा, ठीक। अब इतना कर लेने के बाद, अब ये तो आर्टिकल 32 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने इस पे बात किया। नाउ अब मुझे इसका सिग्निफिकेंस भी दिखाना है। तो भैया इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसी पे तो नंबर मिलना है। ये तो आपका फैक्चुअल पार्ट हुआ अभी तक। सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस में दिखाऊंगा सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32, और यहां पे आई विल राइट फर्स्ट पॉइंट, इट इज द बेडरॉक ऑफ रेमेडियल जूरिस्प्रूडेंस। चूंकि अब पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हैं तो डोंट राइट इन लेमैन टर्म, यू शुड यूज लीगल टर्मिनोलॉजी, बेसिक लीगल टर्म। ऐसा कोई लॉयर वाला टर्मिनोलॉजी नहीं चाहिए, बट यू नीड टू राइट रेमेडियल जूरिस्प्रूडेंस। It is direct constitutional remedy. It is a direct constitutional remedy for enforcement of fundamental right. Now एक पेज मेरा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में प्रेशर भी आ रहा है कि जल्दी मुझे खत्म ही करना है। थर्ड पॉइंट आई विल राइट, it designates judiciary as guardian of basic liberties और civil liberty, basic या फिर civil में सीधा लिखूंगा, civil लिबर्टीज, ठीक है। नाउ एक मोर एक्टिंग एज काउंटर मेजोरिटोरियन सेफगार्ड। क्यों ये वाला लाइन में लिखा है कि आर्टिकल 25 to 30 बेसिकली राइट टू रिलीजन प्लस 29 और 30, ये 29 और 30 क्या है? माइनॉरिटी राइट्स हैं। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन है। तो रिलीजन को कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि रिलीजन के आधार पर भी माइनॉरिटीज होते हैं। सो माइनॉरिटी का प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको इन्फोर्स करवा सकता है थ्रू आर्टिकल 32। सो
एक्टिंग एज ए काउंटर मेजोरिटेरियन सेफगार्ड। यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, जहां पे माइनॉरिटी को भी राइट्स दिए गए हैं। तो ये वाला पॉइंट मेक आंसर यूनिक, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारे इंडिया में वी हैव rather than separation of power, checks and balance is more important, more dominated on separation of power. So it enables judicial supremacy and the doctrine of checks and balance, इतना कर लेने के बाद मैं एक लिखूंगा अच्छा सा कंक्लूजन, और कंक्लूजन मेरा ऐसे मनमौजी नहीं होगा कि मन में जो आया बोल बच्चन डाल दिया। आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस आंसर विथ सम ऑथर या फिर कोई फेमस पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट, ठीक है। सो आर्टिकल 32 एज ग्रैनविल ऑस्टिन noted embodies constitutional morality, making इसको मैं हाईलाइट करूंगा, making the judiciary the guardian of rights, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्यों ये मैंने ये वर्ड यूज किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, बट वाई ट्रांसफॉर्मेटिव शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया कि हमारे यहाँ सिर्फ राइट्स, सरकार के ऊपर सिर्फ नेगेटिव रूप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बल्कि सरकार के ऊपर पॉजिटिव रूप से ऑब्लिगेशन भी डालते हैं कि आप अपने सिटीजन के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें करें। जैसे आर्टिकल 15 और 16 के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड के लिए प्रोविजन है, वीकर सेक्शंस के लिए प्रोविजंस हैं, माइनॉरिटी के लिए प्रोविजंस हैं। इट ऑल्सो नॉट ओनली लिमिटेड गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन दिस लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेटिव रोल भी प्ले करता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म allowing courts to balance state power and individual liberty and इसके बाद एक लाइन में और दूंगा, as the living conscience of, इसको अंडरलाइन करो, as the living conscience of Indian democracy, as the living conscience, it secures the rule of law, limited government and real access to justice. This is how I have completed my one answer. This is how my answer will look in the paper. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने सौंदर्यिफिकेशन पे फोकस नहीं किया, द मोर माई फोकस इज ऑन द कंटेंट, ठीक है। जिनकी राइटिंग अच्छी है उससे बेहतर उनका आंसर दिखेगा, बट आई हैव फोकस्ड मोर ऑन कंटेंट, कैसे मेरा सुपर रहे, लॉट ऑफ कीवर्ड्स आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। So this is how if you're writing this level of answer, definitely you will getting 5.5, 5 से 5.5 के बीच आपको नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। Now moving to the next question. Next question is a very interesting question कि criminalization of politics and politicization of criminals. Analyze this statement in the context of Bihar state. So ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसका जो ट्विस्टेड पार्ट है, दैट ट्विस्टेड पार्ट इज एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर देना चाहिए। बेसिक
फिर हमें इसको इमीडिएटली हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स क्रिमिनल के बारे में बात करते जा रहे हैं और लास्ट में जाकर 2 लाइन मेंशन कर दिया, देन योर आंसर इज नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी इफेक्टिव। सो मैं सीधा इसको यहां से लिखूंगा, द फ्रेज I will directly start writing the above phrase reflects the erosion of democratic purity, where governance becomes a cover for crime and criminality, a ticket to power, ठीक है। अब मैं इन दोनों टर्म्स को यहां पे डिफाइन कर दूंगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल with criminal background into legislative body and politicization of criminals, use of political office by criminals to shield illicit activities। ठीक है। अब मुझे चूंकि बिहार के बारे में बात करना है, सो स्पेशली आई विल राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। मुझे इमीडिएटली स्विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। पोस्ट मंडल एरा has seen dramatic rise of above nexus। ठीक है। अब बिना कोई डेटा का, बिना कोई रिपोर्ट का ये बेकार हो जाएगा। अब यहां लिखूंगा एज पर ADR रिपोर्ट 2020 68% MLAs are from criminal background। अब यहां पे एक छोटा सा मैप बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफ। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, बार चार्ट, कि 2020 में 68% और 2015 में 58%। ये आपका डेटा ADR का है। एंड ये आप लिख दो यहाँ पे MLAs विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसमें एक और बना दो, दो 2020 2015, यहाँ पे लिखो आप 51% 40% MLAs with serious criminal cases। एंड ये एग्जाम में आपके दिमाग में इतना जल्दी नहीं आएगा, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है,
कास्ट क्रिमिनलाइजेशन, तो आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको तैयार करके जाना है। नाउ नेक्स्ट आई विल राइट कि मैंने ये इस्टेब्लिश तो कर दिया कि हाँ बिहार में किस तरह से है, ठीक है। अब हाउ क्यों ये फल फूल रहा है, वाई दिस नेक्सस इज फ्लरिशिंग। सो आई विल राइट ड्राइवर ऑफ नेक्सस। ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 पॉइंट तो चाहिए। पॉइंट से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम इसमें 10-12 पॉइंट जाएंगे, बट शॉर्ट क्वेश्चन है तो आई विल राइट स्मॉल पॉइंट्स। पार्टीज प्रायोरिटाइजिंग विनेबिलिटी over integrity, caste based mobilization, often leading to criminal background candidate. Third, I will write governance gap in Bihar. Governance gaps in Bihar. Slow trials and legal loopholes. Lack of intra-party democracy. ठीक है, इसके बाद इसका implication क्या है? What is the implication of this? So it violates Article 14, equality before law, and Article 24 and Article 324, free and fair election. It undermines the concept of republican जो आपका प्रियम्बल में आइडियल है, उस आइडियल को ये रिपब्लिकनिज्म को ये डिमोलिश करता है। फाइनली इट वीकेंस द पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, democratic institutions. तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, नहीं आपने प्रॉब्लम बताया, आपने इसका डेटा थ्रू दर्शा भी दिया, आपने इम्प्लीकेशन बता दिया, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, वो एनएन वोहरा कमेटी के बारे में मेंशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कमेटी टू एस्टैब्लिश, इसी पर्टिकुलर इशू के लिए बनाया गया था। सो द वोहरा कमेटी वेरी फेमसली रिकमेंडेड, वोहरा कमेटी रिकमेंडेशन। अब आपको सारा रिकमेंडेशन नहीं लिखने, एक याद कर लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वोहरा कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ creating a nodal agency for what? to monitor the nexus between criminals, politicians and bureaucrats ठीक है। दूसरा, लॉ कमीशन 190th and 244th लॉ कमीशन has said
लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन of fast track courts should be implemented in letter and spirit. And third, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर अवेयरनेस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म can also play a very good role. So we can also write one more point, voter awareness. पॉइंट जो बहुत सारे हमारे पास हैं, बट इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमें बहुत ही ध्यान से पॉइंट्स को रेज करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें टॉप में जाएंगे. फाइनली आई वुड कंक्लूड विद क्रिस्टोफर जेफरले के एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो बिहार के बारे में, कि बिहार में कास्ट बेस्ड एम्पावरमेंट ऑफन लेजिटिमाइजेस मुसलमान एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. उनकी एक किसी किताब में मैंने पढ़ा था, और ये शायद हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में उनके आर्टिकल्स लगातार आते रहते हैं. सो आई विल राइट कि क्रिस्टोफे observes that in Bihar caste-based empowerment often legitimizes says Muslim as political representative, revealing a constitutional paradox. Please highlight the word constitutional paradox. ठीक है. reclaiming democratic ethics demands deep electoral reform, civic awakening, and systemic decriminalization of politics. This is how I would conclude my answer. ठीक है. भले अभी टाइम ज़्यादा आप लोग लग रहा दिख रहा हो, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस टच में है, रोज यू आर कॉन्स्टेंटली, आप हर दिन 3-3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर 1 मंथ लास्ट के, सो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर विद इन द टाइम फ्रेम. ठीक है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. ठीक है. नाउ अगेन यू आर राइटिंग विद द सेम कंटेंट, यू विल गेट 5.5. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, नाउ लेट्स टेक अप थर्ड क्वेश्चन. In India at present, caste is no more a social phenomena, rather it's a political phenomena. Do you agree? Analyze and give you reasons to support your answer. So देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कास्ट आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक से संदर्भित ये क्वेश्चन है, जिससे पूछा गया कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है. प्लस बहुत सारे कास्ट बेस्ड, अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं. कहीं पे जाट इज आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, गुज्जर इज आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, महाराष्ट्र में मराठीज हैव बीन गिवन रिजर्वेशन. सो दिस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज आल्सो स्ट्रेंथेन द कास्ट आइडेंटिटी. सो ये दोनों मिलके हैज मेड कास्ट अ मोर अ पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड दिस. सो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आई वुड स्टार्ट
मैं अपने इंट्रोडक्शन में इस बात को कंफर्म कर दूंगा कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि कास्ट अब पॉलिटिकल फेनोमेना की तरफ मूव कर चुका है, बट इज नो मोर। यहां पे प्रश्न ये भी लिखा हुआ नो मोर, सो नो मोर नहीं, हाँ पॉलिटिकली इट इज मूविंग बट इट्स स्टिल सोशल फेनोमेना। अभी भी कास्ट बेस्ड जो हायरार्की है, जो पॉल्यूशन और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज स्टिल प्रेजेंट मेनली इन रूरल इंडिया और टू सम एक्सटेंट इन अर्बन इंडिया ऑल्सो। सो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें मैं बहुत ही सरल शब्दों में लिखूंगा कि कास्ट ट्रेडिशनली rooted in varna jati system, jati order, and justified through ritual stratification। वो जो पॉल्यूशन और प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं रिचुअल स्ट्रैटिफिकेशन वाले शब्द से दर्शा दिया। रिचुअल मतलब पॉल्यूशन प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स बने हुए हैं कि ब्राह्मण ऊपर में होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। हैज अंडरगोन a profound transformation। ठीक है, it has become caste from a passive social identity, to an active political construct या फिर active political phenomena is on rise in India or is rising in India। ठीक, अब चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं इसमें एक यहाँ पे ऑथर्स वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें पॉलिटिकल मॉडर्निटी सुदीप्ता कविराज को वी कैन मेंशन एम एन श्रीनिवासन, बट वी कैन यूज दैट इन द कंक्लूजन वाले सेक्शन में। मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको लाना चाहूंगा कि पॉलिटिकली सोशल से पॉलिटिकल में कैसे मूव किया है। तो ये तो एक दिन हुआ नहीं है, तो हमें अगर यहां पे अपने आंसर को यूनिक बनाना है तो क्यों नहीं एक छोटा सा हमें ग्राफ बना के दिखाऊं। ये 1950s जो हमारा पहला इलेक्शन होता है 51-52, और ये आपका 1960, ये 1970s, 1980s, 90s, 2000 एंड सो ऑन, 2010 और अभी का टाइम। ठीक है, सो यहां से राइज ऑफ कास्ट मूवमेंट दिखेगा तो यहां से नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि हमारे पास SC ST आरक्षण है, बस वहीं तक सीमित है, और जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है दैट आर डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट। वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं हुई है। फिर धीरे धीरे इसका जो फर्स्ट एंट्री होता है इन 1967, आपको यहां मेंशन करना है राम मनोहर लोहिया मूवमेंट। लोहिया ने समाजवादी सोच को जन्म दिया था, मतलब जन्म क्या दिया था इन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स को इन्होंने फोर फ्रंट पे लाया था सामाजिक न्याय के फ्रेमवर्क में। सो स्टार्ट ऑफ लोहिया पॉलिटिक्स, दिस इज द फेस। फिर उसके बाद 1977 में द फॉर्मेशन ऑफ जनता गवर्नमेंट। अब जनता गवर्नमेंट के बनने के बाद इसके बहुत सारे फैक्शंस टूटेंगे, और इस फैक्शंस में आपको बहुत जगह कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगे। इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज बीएसपी भाई कांशीराम। फिर इसी टाइम फ्रेम में आपको लालू प्रसाद यादव और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव इसमें राइज होंगे। आरजेडी लेट फॉर्म होती है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में लालू प्रसाद यादव एज लीडर ऑफ यादव कम्युनिटी हैज इमर्ज्ड। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आता है जो सडनली आइडेंटिटी को, कास्ट आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा ही पब्लिक स्फेयर में बहुत ज्यादा लेके चला था, दैट वाज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के इंप्लीमेंटेशन से लेके 90s में जो मंडल कमीशन
देन उसके बाद 1995 में देन वी हैव आरजेडी फॉर्म्ड, जो कि बिहार का क्वेश्चन है। और फाइनली अभी लेटेस्ट में इसको जो यहाँ पे लेके जाओ, जिसका पीक है बिहार का कास्ट सर्वे, बिहार। सो दिस इज हाउ आपको एक छोटा सा ग्राफ बनाना है दिखाते हुए, थोड़ा मैंने रफ टाइप से बना दिया इसको अच्छे से, कि किस तरह से कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, किस तरह से पॉलिटिकल स्फेयर में, किस तरह इसका पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट में किस तरह वो राइज कर रही है। मैंने यहां लिखा है कि इट्स राइजिंग। सो मैंने ग्राफ के थ्रू इस बात को दिखा भी दिया कि हाउ इट इज राइजिंग, कौन कौन से मेजर माइलस्टोन्स हैं जिसमें वो राइज कर रहे हैं। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे, सो दिस विल अगेन हाइटन, दिस विल अगेन आपका जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने वाली है। सो दिस इज व्हाट मैंने अपने आंसर के सपोर्ट में ग्राफ भी बना दिया कि हाँ ये चीजें हुई हैं। नाउ अब जिस सेकेंड एस्पेक्ट पर फोकस करूंगा कि कैसे ये सोशल फेनोमेना से पॉलिटिकल फेनोमेना के पीछे बनने के कारण क्या है, कैसे कौन कौन सा आप, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फेनोमेना, एंड आई विल मेक ए स्मॉल बॉक्स यहां पे, इसके ऊपर लिखूंगा सोशल, ठीक है। और एक दूसरा बॉक्स इधर बनाऊंगा, चलिए इस पे लिखूंगा पॉलिटिकल। 3-4 पॉइंट यहां पे डाल दूंगा। कास्ट सोशल में क्या क्या होता है, बर्थ बेस्ड, हेरेडिटरी, सोशल हायरार्की, मार्कर ऑफ स्टिग्मा, लोकलाइज्ड या फिर रेगुलेटेड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रेगुलेटेड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ठीक है। अब पॉलिटिकल कैसे हुआ ये, यहां मैं पहला पॉइंट दूंगा, आइडेंटिटी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, टूल फॉर वोट बैंक मोबिलाइजेशन, leveraged मतलब used for leveraged for reservation, candidature and other benefits. So through this two box मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सोशल जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नाउ आपके प्रश्न में पूछा गया है कि एनालाइज, तो हमने इससे बहुत अच्छा एनालाइज किया, हमने टाइमलाइन ग्राफ के थ्रू दिखा दिया, हमने ये भी दिखाया कि कैसे सोशल आइडेंटिटी क्या क्या जो मार्कर है पॉलिटिकली कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आप हमें कारण ही बताइए, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। सो वी नीड टू रीजंस फॉर द चेंज। अगर यहां पे कम से कम मैं 3 से 4 पॉइंट डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें मैं डालूंगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज कंस्ट्रक्ट वोट बैंक्स बेस्ड ऑन
कास्ट आइडेंटिटी, मंडल कमीशन, institutionalized caste politics, caste in political discourse leading to identity based empowerment। क्योंकि बिहार के संदर्भ में है तो यू कैन ऑल्सो राइट बिहार एंड यूपी एग्जेम्पलीफाई, मतलब ये इसका तो बेस्ट उदाहरण है जिसमें कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण को कास्ट इक्वेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन। दूसरा एक पॉइंट दे सकते हैं कि सिंबॉलिक अफर्मेशन, इसको दो तरीके समझो कि इस वाले पॉइंट को, जो लोअर कास्ट है SC STs और जो मिडिल OBC, तो जो लोअर कास्ट है इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक दे हैव बीन subjugated, they have been exploited. So through the affirmative policy of reservation, various government schemes, they have been empowered. So now they are affirming themselves, they are asserting. So now symbolic affirmation में empowered castes are becoming more assertive and expressive. Also, there is race to bottom. आरक्षण पॉलिसी के बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे ऐसे मिडिल लेयर पे, यानी इवन अपर क्लास कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो सेइंग हमें भी आरक्षण दो। So this is again also strengthening the caste identity, and this caste becoming the tool of bargain. They are becoming collective tool of bargain. तो ये दो रीजन I will give because short question है, I won't go much beyond this. And finally यहाँ पे एक और अच्छी बात है, आप लोग लिख सकते हो कि it is leading to constitutional dissonance। एक तरफ कास्ट को खत्म करके हमें जाति विहीन समाज की परिकल्पना करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट वी हैव इनविज्ड एक सिस्टम दैट इज कंप्लीटली कास्टलेस, रादर जिस तरह से कास्ट पॉलिटिकली एक्टिव होते जा रहा है, तो व्हाट वी कैन से कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसोनेंस का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल से जो वास्तविक परिस्थिति है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो हमने सारे बता दिए, बट क्वेश्चन है एनालाइज। सो एक हमें वे फॉरवर्ड देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हमें बस वी विल राइट 2 सॉल्यूशंस। वे फॉरवर्ड, फर्स्ट shifting from caste based entitlements to deprivation based justice as recommended by such a committee। दूसरा, प्रमोट constitutional patriotism over caste identity। ठीक है, सो फाइनली यू कैन कंक्लूड, यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो या फिर एक लाइन लिख सकते हो
कि कास्ट इज नो लॉन्गर just a social script ठीक है. Now we need to redefine the boundary of caste, to achieve casteless society. ठीक है. This is how we have covered 3 questions. ठीक है. Now let's take up the 4. देखो चौथा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जितनी भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उसमें क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इट लुक्स वेरी सिंपल. सो व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? व्हाट इज कॉलेजियम? व्हाई इज इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म? एक्सप्रेस योर व्यूज. सो सबसे पहले क्या आप कॉलेजियम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं? अपने आप से पूछिए. ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ऐसे में जस्ट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कैन यू डिफाइन? और बोल बच्चे मुझे कॉलेजियम नहीं चाहिए डेफिनेशन. कॉलेजियम इज अ बॉडी टू अपॉइंट जजेस. सो वी नीड वेरी स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन. सो जब शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो वी नीड वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन और आंसर. सो व्हाट आई वुड स्टार्ट, मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि कॉलेजियम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं. सो आई विल राइट द कॉलेजियम सिस्टम एज या फिर एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. ये लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप्ड. इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दूंगा. डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, The college system and extra constitutional mechanism developed with judicial interpretation reflects the Indian judiciary's attempt to strengthen its independence. ठीक है. अब मैं यहीं पे रुक जाऊंगा. अब मुझे वो 3 केसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको मौका भी देता है अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी शो करने का. सो मैं एक यहाँ पे छोटा सा सर बनाऊंगा टाइमलाइन, और मैं इस टाइमलाइन को बना के मैं दिखाऊंगा 1981, फिर दूसरा जजेस केस आया था 1993, ठीक है, फिर 1998. सो द फर्स्ट केस वाज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी को उसने अपहेल्ड किया था. एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी अपहेल्ड. 1993 में कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. And finally 1998 primacy collegium system was expanded. 5 senior most judge. ठीक है.
आप इसमें चाहो तो इसमें आप NJSC एक्ट भी डाल सकते हो, तो 2016 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NJSC, और इसको मैं ऐसे बॉक्स में फेर दूंगा और यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा, चाहे यहाँ पे चाहे ऊपर नीचे में, इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. So basically it is a system to appoint judges in higher judiciary. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ था, कैसे कब इसने बोला जुडिशियरी ने, ये जो कंसल्टेशन वर्ड इज मैंडेटरी हमारे ही चलेगी NJC, क्योंकि हमारे पास इतना स्कोप है नहीं. ठीक है, अब नाउ डायरेक्टली आई विल कम टू द सेकंड पार्ट कि व्हाई इट इज सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म. सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म. वेरी first point, opacity and lack of accountability. क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत हैं, सो आई विल क्या करूंगा, मैं इसमें पहले एक बड़ा हेडिंग दूंगा, opacity and lack of accountability. ठीक है, अब इसमें चलो नो फॉर्मल माइन्यूट्स या मिनट्स, जो कॉलेजियम की मीटिंग होती है उसके माइन्यूट्स, नो फॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और पब्लिश्ड रैशनल कि हमने किसी पर्टिकुलर आदमी को क्यों जज वहां पे अपॉइंट किया. ठीक है, सो ये मेरा पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, एलिटिज्म एंड internal bias. So judges always favor, और not always word यूज नहीं करते. कॉलेज या फिर देखो अंकल सैम सिंड्रोम, जुडिशियरी अंकल सैम सिंड्रोम से ग्रस्त है. मतलब जुडिशियरी कॉलेजियम्स अपॉइंट्स mainly relatives of retired judges. In fact this is nepotism. Third, इसको दूसरा एक नाम भी दिया था, ओल्ड बॉयज क्लब. मतलब कुछ एक फैमिलीज हैं, उन्हीं फैमिलीज के ही मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं. थर्ड, जजेस अपॉइंटिंग जजेस. तो सर इसमें मैं लिखूंगा कि आप साइड लाइनिंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर weakens इंटर-इंस्टीट्यूशनल बैलेंस या फिर इंटर-इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. एंड फोर्थ, undermining the constitutional text. Article 124 and Article 217 says
कि देयर विल बी कंसल्टेशन, बट इट नेवर सेज कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन जुडिशियल सुपरमेसी, डज नॉट मीन जुडिशियल सुपरमेसी। सो तो हमें वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड, दिस इज माई व्यू। वे फॉरवर्ड, जुडिशियरी सबसे पहले भैया आप अपने कॉलेजियम के सिस्टम को कोडिफाई करो। तो कोडिफाई द कॉलेजियम प्रोसीजर, इसको एक इंडिपेंडेंट, वी शुड इंट्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट तो मेरी राइटिंग खराब हो रही है कि बहुत देर से आई एम स्टैंडिंग। इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन criteria and diversify the metrics, and third encourage और या फिर public disclosure of decision and its basis, मतलब इसका rationale, public disclosure of decision and its rationale, or finally revive National Judicial Appointment Commission. Conclusion: the Collegium system, while constitutionally या फिर constitutionally वर्ड को हम लोग हटा देते हैं। The Collegium, while it protects autonomy of judiciary, of judicial independence, it suffers from institutional insularity। क्यों मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इंसुलैरिटी? बिकॉज आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, लेजिस्लेचर को ना एग्जीक्यूटिव को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इंसुलैरिटी। द जुडिशियरी मस्ट अलाउ must allow transparency to coexist with autonomy. Must allow transparency to coexist with autonomy. To preserve constitutional legitimacy and democratic confidence. So this is how my fourth answer is complete. This will look something like this. ठीक है, let's coming to the fifth and last question. In the light of 73rd and 74th amendments in the Constitution of India, discuss the role of local self-government in empowering women at the grassroots level in Bihar. अब प्रश्न को ध्यान से देखो, प्रश्न इज मोर अबाउट empowering women at the grassroots level of बिहार। उसमें रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या रोल है? मतलब क्वेश्चन बेसिकली वुमेन की ग्रासरूट लेवल पे एम्पावरमेंट से है, उस एम्पावरमेंट में रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? तो दो स्तर पे है। एक तो जो औरतें बनी, जो कि हमारे बिहार में सबसे बड़ा जो हम लोगों ने पहला स्टेप लिया था पूरे ऑल इंडिया में
कि हम पहले थे जिन्होंने 50% वुमेन को आरक्षण दिया था आपके लोकल बॉडीज में। सो पहले तो बहुत सारी औरतें पहली बार अथॉरिटी वाले पोजीशन में आ रही हैं, डिसीजन मेकिंग वाले पोजीशन पे लेके आ रही हैं। दूसरा, इन औरतों के यहाँ पे पोजीशन में आने से बाकी औरतों को कैसे एम्पावरमेंट हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में नहीं जाएंगे। वी विल डायरेक्टली कमिंग टू द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विथ डेटा कि 73rd and 74th amendment where watershed movement फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बस इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा बिकॉज मुझे इमीडिएटली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आना है। वाटरशेड मूवमेंट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नेंस। बिहार ए स्ट्रक्चरली पैट्रियार्कल स्टेट। बिहार ए स्ट्रक्चरली पैट्रियार्कल स्टेट बिकेम ए पायनियर, मतलब हम सबसे पहले थे जिन्होंने 50% आरक्षण दिया। बिकेम ए पायनियर बाय इंट्रोड्यूसिंग 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। resulting in over 1.4 lakhs elected women. Now हमने अपना सर एजेंडा क्लियर कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही कि सर आंकड़ों के साथ कि हमें पता है कि सर आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस दे सकते हो कि अंदर आर्टिकल 243 डी सब क्लाउज 3 के अंतर्गत 50% आरक्षण दिया गया, तो 50% रिजर्वेशन। और 243 टी में ये पीआरआईज में दिया गया था, ये यूएलबीज में। आर्टिकल लिखने से आपका आंसर हैवी हो जाता है। कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल, हाउ इसने कैसे वुमेन को एम्पावर किया। सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू 73rd and 74th amendment। या तो तुम पॉइंट वाइज में लिख दो या फिर बुलेट फॉर्मेट में लिख दो। राइज ऑफ मुखिया दीदी, राइज ऑफ मुखिया दीदी एंड महिला वार्ड काउंसिलर एंड महिला वार्ड काउंसिलर्स इन रूरल and urban area। Second, women now manage public services, welfare scheme, grievance redressal, becoming the grassroots leader। Third,
Dalit and Mahadalit women asserting their social dignity. Dalit and Mahadalit women, Dalit women asserting their social dignity. Now इनको अब ये जो दूसरी वुमेन है वो इनसे बेनिफिट हो रही है, क्योंकि जो लीडरशिप रोल में है औरतें देख रहे अंडरस्टैंड कि कैसे एक दूसरी औरत पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर का विक्टिम है, कैसे उसको डिसीजन मेकिंग में रूल नहीं दिया जाता. सो इलेक्टेड women leaders actively support other women, चाहे वो SHG हो, लिंकिंग SHGs, जीविका ग्रुप्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स etc. They enable access to entitlements and foster a culture of peer empowerment among marginalized women. Foster a culture of peer empowerment among marginalized women. Social solidarity among women leading to more social capital. इसको कैपिटल में, इसको कैप्स लॉक में लिख दो, मतलब कैपिटल में, या फिर अंडरलाइन कर दो. फाइनली इट मार्क्स a shift from symbolic presence to real पॉलिटिकल एजेंसी. अगर आप लोग को एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है जहां पे आप एक्टिवली डिसीजन मेकिंग रोल पे हैं. पॉलिटिकल एजेंसी जहां पे आप पैसिव रिसिपिएंट नहीं हैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स के या फिर उसके अपने समाज के. यू आर योरसेल्फ टेकिंग डिसीजन, देन इट इज कॉल्ड एजेंसी. यू आर एक्सरसाइजिंग योर चॉइस, देन यू आर एन एजेंट. ठीक है. चैलेंजेस क्या क्या हैं? परसिस्टेंट चैलेंजेस टोकेनिज्म मतलब क्या है? जब हम कोई चीज से दिखावे के लिए कर रहे होते हैं. टोकेनिज्म. सबसे पहला सरपंच पति फेनोमेना. आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट मच क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है यहाँ पे, मतलब जस्ट स्पेस नहीं है. इस क्वेश्चन इंटरव्यू करना है. लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, financial autonomy. ठीक है. फाइनली डीप रूटेड पैट्रियार्की, कास्ट हायरार्की, सोशल ऑस्ट्रिसिज्म, फ्यूडल माइंडसेट. तो भैया सॉल्यूशन क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड
सबसे तो पहले वी नीड, इसको डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करो अहमद सिंह कोट से, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट एजेंसी, इट इज फ्रीडम टू फंक्शन, इट इज फ्रीडम टू फंक्शन। उमर हुसैन। सो इसी फिलॉसफी को पढ़ाने के लिए वी नीड to go beyond, we need to go beyond tokenism to really empower these women to function independently. We should strengthen fiscal autonomy, capacity building by implementing state finance commission's recommendation. Just finance commission's recommendation. This is what we needed. इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स पता हो, जैसे कुछ करंट अफेयर्स में एग्जांपल्स वगैरह आते रहते हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट मुझे पिछले साल कुछ याद है, कुछ ऐसा ऑल वुमेन महिला सरपंच कुछ करके अवार्ड दिया गया था, तो आप वो सब इसमें डाल सकते हैं। बट दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये सारे कंटेंट में सारे कीवर्ड्स आपके जाने चाहिए। तो होप आई हैव कवर्ड दिस, आई हैव वेल कवर्ड दिस 5 क्वेश्चंस। आपको आइडिया लग गया होगा कि कंटेंट का क्या लेवल होना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो आई विल ब्रिंग द सेम सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस, live answer writing for the long questions also. Please write in the comment. Thank you.